Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the session of Process of Issue of Shares. Friends, in the last video we discussed the details of issue of shares, and today we are going to study how a company issue the shares, that is the process of issue of shares. Friends, this is the process of issue of shares, in which the first step is issue of prospectus, the next one is application of shares, another one is allotment of shares, thereafter calls on shares. Here company may call 1, 2 or 3 calls. It is depend upon the conditions. But here we consider only the two call, that is first call and second call. The next step after the calls on share, that is forfeiture of shares, and last one is reissue of shares. तो दोस्तों ये हर एक कंपनी को जब शेयर इशू करने होते हैं तो इस प्रोसेस से जाना होता है। तो हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि ये जो एक एक स्टेप्स है ये क्या होता है, इस किस तरीके से शेयर इशू किया जाता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है, मतलब कौन से स्टेप से हमें किस तरीके का अकाउंटिंग करना है, कौन सी एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करना है, इस वीडियो में अभी हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप्स, दैट इज द इशू ऑफ prospectus, the first steps of the issue of shares. Friends, every company who want to issue the shares need to issue the prospectus first. Prospectus means the invitation for issue of shares. Through the prospectus, every company attract the person towards the purchasing of shares. So my friends, this prospectus consists of valuable information regarding the details of the company, as well as future plan of the company. That is, by collecting this amount by way of issue of shares, what are the future plan of the company must be given in this prospectus. Thereafter, details of issue of shares, and my friend, the important part, that is the application form, is also given in the prospectus. तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे कहते हैं इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी शेयर या डिबेंचर बेचना चाहती है तो उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, प्रॉस्पेक्टस द्वारा वो शेयर बेच सकती है। तो इन शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉस्पेक्टस जो होता है ये इन्विटेशन होता है पब्लिक के लिए, वो शेयर परचेस करने के लिए पब्लिक को अट्रैक्ट करता है थ्रू द प्रॉस्पेक्टस। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात डिटेल्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के नेम, एड्रेस और उसकी बॉडी में कौन कौन है, मैनेजमेंट काउंसिल में कौन कौन है, ये सभी उन्हें देखना हो, उसमें लिखा होता है। उसके बाद होता है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान मतलब ये जो मनी कंपनी कलेक्ट कर रही है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, उसका यूटिलाइजेशन कौन से प्लान के लिए, फ्यूचर में उसका यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है, ये लिखा होता है। उसके बाद होता है डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी ये जो शेयर बेच रही है ये शेयर किस तरीके से बेच रही है, मतलब कौन से इंस्टॉलमेंट में बेच रही है, मतलब एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे आने वाले हैं, अलॉटमेंट के साथ कितने पैसे हमें कलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉल कितने का होगा, सेकंड कॉल कितने का होगा, मतलब ये जो फेस वैल्यू रखी है उसके इंस्टॉलमेंट किस तरीके के हैं, ये होता है डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कोई भी पर्सन शेयर एप्लीकेशन कर सकता है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म तो भेजते हैं, लेकिन उसके अलावा एप्लीकेशन मनी भी उन्हें भेजना पड़ता है। According to the instruction given in the prospectus, every person who are interested to purchase the share, this person must be fill up the form, and along with the necessary amount they send the form to the company. And friend, here when company received the applications money along with the form, this is the first steps of the accounting statement, that is we have to pass the journal entries. जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म और वो पैसे आ जाते हैं तो यहाँ से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, मतलब हमें जर्नल इंट्रीज पास करना होता है कि हमें एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिल गए। तो इसीलिए हम इसकी एंट्री पास करते हैं, इसीलिए इसकी एंट्री आएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी गिवन बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक को डेबिट क्यों दिया है? क्योंकि बैंक पैसे कम्स इन, सॉरी हमें पैसे मिल गए, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी कम्स इन, इसीलिए हमने बैंक को डेबिट दिया है। और देने वाले कौन थे? एप्लीकेंट्स, मतलब पर्सन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले गिवर थे एप्लीकेंट्स, इसीलिए एप्लीकेशंस को आता है क्रेडिट। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होती है, जो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, और हमें एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जितने एप्लीकेशंस आए हैं उतने एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन के हिसाब से हमें अमाउंट मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखनी होती है। जब ये पैसे दोस्तों हमें मिलते हैं, एप्लीकेशन मनी जब हमारे पास आते हैं, दिस एप्लीकेशन मनी इज अवर कैपिटल एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू पास द अनदर एंट्री टू ट्रांसफर द एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी दोस्तों, ये जो हमें पैसे मिलते हैं, ये मनी हमारा कैपिटल होता है, कंपनी से पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी का कैपिटल बन जाता है। इसीलिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने होते हैं कैपिटल अकाउंट को, इसीलिए हमें सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से दोस्तों एप्लीकेशन के लिए दो एंट्रीज आती है, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और दूसरा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। चलिए आगे चलते हैं शेयर अलॉटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप्स आता है शेयर अलॉटमेंट का। When company received the application money with the application form, then company analyzed the shares. And friends, if there is a equal or under subscription, company have no problem to issue the shares. But if there is a over subscription, my friend, then company have a problem to issue the share. Then company have to decide how much share they want to allot to the particular person. तो दोस्तों जहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन या इक्वल सब्सक्रिप्शन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए ये दोनों कंसेप्ट, तो अंडर सब्सक्रिप्शन या इक्वल सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी को शेयर अलॉटमेंट करने में तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा अगर उन्हें एप्लीकेशंस आते हैं, तो कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि कौन से एप्लीकेशंस को कितने शेयर इशू करना है। तो कंपनी वहाँ पर सभी फॉर्म एनालाइज करती है और डिसाइड करती है कि कौन से एप्लीकेशन को कितने शेयर्स हमें ट्रांसफ़र करने होते, और ये डिसाइड करने के बाद कंपनी डिसीजन लेती है अलॉटमेंट का, और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन कंपनी अलॉट द शेयर्स। मतलब कंपनी एक लेटर लिखती है, उस लेटर में वो पर्टिकुलर पर्सन को लिखती है कि आपने इतने शेयर के लिए एप्लीकेशंस किया था, लेकिन आपको कंपनी इतने शेयर दे रही है, तो आप उसका अलॉटमेंट मनी हमें भेज दीजिए। तो वहाँ पर वो मनी भेजने के लिए उन लोगों को अपील करती है। हाँ दोस्तों, अगर कंपनी किसी को शेयर इशू नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर कंपनी रिग्रेट लेटर लिखती है कि हम आपको शेयर्स इशू नहीं कर सकते, और उनके पैसे कंपनी रिटर्न कर देती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद, शेयर एनालाइज करने के बाद शेयर कंपनी अलॉट करती है, और कंपनी उन्हें लेटर थ्रू इन्वाइट करती है कि आपको इतने शेयर अलॉट हो रहे हैं, आप अलॉटमेंट मनी भेज दो। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो अलॉटमेंट मनी जब हमें ड्यू दिखाना होता है, सो वी हैव टू पास द एंट्री फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Now friends, when a person got the letter from the company, according to the letter every person sent the allotment money, and when we received the money, that is when company received the money, we have to pass the next entry. जी हाँ दोस्तों, जब अलॉटमेंट मनी के लेटर हम भेजते हैं, तो जिन लोगों को ये लेटर मिल जाते हैं वो लोग उस लेटर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कंपनी को भेज देते हैं। मतलब फिर से कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी आ गए, तो यहाँ पर हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी कि अलॉटमेंट मनी मिल गए। तो मनी मिल गया, अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे देने वाले कौन थे इस बार? अलॉटीज, जिनको शेयर अलॉट किए हैं, इसलिए शेयर अलॉटमेंट को जाता है क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री आती है दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर भी शेयर अलॉटमेंट के लिए हमें दो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, एक अलॉटमेंट ड्यू और दूसरी होती है शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है कॉल्स ऑन शेयर्स। तो कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हम दो कॉल्स में शेयर मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। तो आइए फर्स्ट कॉल के बारे में करते हैं। अलॉटमेंट करने के बाद कुछ
पीरियड जाने के बाद, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स जाने के बाद कंपनी सभी को फिर से एक बार अपील करती है कि आपके पास जितने शेयर्स है उस शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल मनी भेजने हैं। तो ये जो कंपनी सबको फिर से अपील करती है, इसे कहते हैं शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और उसकी एंट्री हमें पास करनी होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सभी को हमने इनवाइट कर दिया है, सभी को हमने अपील कर दिया है कि भाई आपके पास जितने शेयर्स है उतने शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल के मनी भेजने हैं। तो उस तरीके से अपने अपील के बाद ये सभी शेयर होल्डर जो होते हैं वो हमें पैसे भेज देते हैं। मतलब फिर से कंपनी के पास मनी आ गया, तो हमें एंट्री पास करनी है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। और अभी कौन से पैसे मिल रहे हैं हमें? शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मिल रहे हैं दोस्तों। सो वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर भी दो एंट्री आती है फर्स्ट कॉल के लिए, एक तो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू और दूसरा आता है शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल रिसीव होने के बाद कंपनी नेक्स्ट कॉल करती है, दैट इज सेकंड कॉल। अगेन कंपनी अपील टू द पब्लिक टू सेंड अ सेकंड कॉल, एंड व्हेन कंपनी अपील टू द पब्लिक वी हैव टू पास द अनदर एंट्री फॉर शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू, एंड द एंट्री फॉर दैट इज शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Again, the shareholder received the letter from the company regarding the second call money, and according to that, they sent the money to the company, and here we have to pass the next entry for share second call money received. And for that, we have to pass the entry that is bank account debit to share second call account. So my friend, here again, similar to share first call, we have to record the second call with the same entry, that is share second call money due and share second call money received. तो दोस्तों फर्स्ट कॉल की तरह यहाँ पर भी देखिए सेकंड कॉल में दो एंट्रीज हमारी आ गई। चलते हैं आगे। अगला जो स्टेप्स होता है दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल के पैसे कॉल करते हैं तो हो सकता है किसी शेयर होल्डर के पास पैसे ना हो, और पैसे ना होने के कारण वो शेयर मनी नहीं बेच सकता, मतलब फर्स्ट कॉल के मनी या सेकंड कॉल के मनी वो नहीं बेच सकता। तो कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस उन्हें और एक बार याद दिलाती है और उन्हें और चांस देती है कि आप पैसे भेज दो, लेकिन उनके बाद भी अगर पैसे नहीं आती है तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर देती है। शेयर फॉरफिट करना मतलब शेयर कैंसिल करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी शेयर कैंसिल कर देती है। तो जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो हमें फॉरफीचर की एंट्री पास करनी होती है, एंड द एंट्री फॉर दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर नॉन पेमेंट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना है, क्योंकि शेयर कैपिटल इज अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको लायबिलिटी बढ़ाना है तो आप क्रेडिट देंगे, लेकिन आपको अगर लायबिलिटी कम करना है तो आपको डेबिट देना होगा। तो शेयर कैपिटल हमें कम करना है, क्योंकि हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर कैंसिल कर रहे हैं, मतलब कैपिटल कम हो रहा है, तो हमें शेयर कैपिटल को देना होगा डेबिट। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल का मतलब होता है जिस शेयर होल्डर के हम शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं, फॉरफिट करने जा रहे हैं, उस शेयर होल्डर ने कौन कौन से कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल में 4 कॉल एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे आते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यानी मतलब सेकंड कॉल। तो देखिए एक पर्सन होता है जिसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो नहीं दे सका, तो उसके शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी। तो यहाँ पर हमें जब हम फॉरफीचर की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तब हमें नॉन पेमेंट मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमें कंसिडर करना होगा इस एंट्री के लिए, और उसके बाद हमें लेना होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमें फॉरफीचर की एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। ये शेयर हम फॉरफिट करते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद ये जो शेयर्स होते हैं कंपनी अगेन री इशू करती है, मतलब और किसी को और बेच देती है। तो कंपनी जब भी शेयर री इशू करती है तो ये शेयर्स री इशू करने के बाद हमें उसकी एंट्री करनी है, मतलब शेयर फिर से बेच दिए तो हमारे पास कैश आ गई, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर से हमारी एंट्री आ गई। तो दोस्तों पैसे आ गए, बैंक आ गए, मतलब कैश रिसीव्ड हो गई शेयर रीसेल करने के बाद, इसलिए बैंक को हम डेबिट देते हैं। नाउ शेयर फॉरफीचर को डेबिट क्यों आता है? जब भी दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम रीसेल करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो फुल प्राइस को बेची जा सके। तो कभी भी हम सेकंड टाइम जब किसी रीसेल करते हैं तो हमें उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी समझो कि हमारा जो शेयर्स हम रीसेल करने जा रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू को नहीं बेचा जा सकता, तो उससे हम फेस वैल्यू से कम रेट में वो शेयर बेचते हैं, तो हमें उतना लॉस बेयर करना पड़ता है। तो वो जो लॉस हमें बेयर करना पड़ता है उसे हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर, बिकॉज वी सफ़र अ लॉस ड्यू टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसीलिए हमें लॉस को डेबिट देते हैं, बिकॉज लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसीलिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर को जाता है डेबिट दोस्तों। और जब हम शेयर रीइशू करते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ता है। अगेन कैपिटल इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, और जब भी कैपिटल बढ़ रहा है तो हमें क्रेडिट देना होगा, तो यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट देते हैं। तो इस तरीके से हमें शेयर रीइशू की एंट्री पास करनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, जब भी हम शेयर रीइशू करते हैं तब हमें उस ट्रांजैक्शन में, मतलब शेयर फॉरफीचर और रीइशू में हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो शेयर हम कैंसिल करने चाहते हैं उस शेयर्स के हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी हमारे पास जमा होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं देता है, इसीलिए हम वो शेयर फॉरफिट करते हैं। तो जब भी हम शेयर कैंसिल करते हैं तो उनके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अपने पास होते हैं वो हम रिटर्न नहीं करते। तो हमेशा इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों हमें प्रॉफिट ही होता है, और उसके लिए हमें एंट्री पास करनी होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी शेयर रीइशू और फॉरफिट और रीइशू में हमें जो प्रॉफिट होता है उसके लिए हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सभी शेयर इशू करने का प्रोसेस, और हर एक स्टेप्स में हमें एज अ अकाउंटेंट हमारा क्या रोल होता है, वहाँ पे हमें कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है और क्यों करनी होती है, ये हमने देखा। अगर आपको ये फिर से अच्छी तरीके से अगर और आपको समझना है तो चलिए हम अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के द्वारा हर अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमें ये एंट्रीज कैसे राइटिंग करनी होती है। थैंक यू।